आज हम आधुनिक काल के बारे में अध्ययन करते हैं। आधुनिक काल शब्द केवल समयवाची नहीं है। आधुनिक शब्द भी एक प्रवृत्तिवाची शब्द है। आधुनिकता का अर्थ है कि इस समय मध्यकाल से भिन्नता है और यह लौकिक दृष्टिकोण की बात की जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि जब मनुष्य का दृष्टिकोण परलोक की बजाय यह लोक पर केंद्रित हो गया और मध्यकाल से उसकी दृष्टि भिन्न हो गई, तब वह आधुनिकता की ओर बढ़ने लगा। मध्यकाल से भिन्नता का अर्थ है कि मध्यकाल में मनुष्य की दृष्टि ग्राम आधारित थी, परंतु आधुनिक काल में उसकी दृष्टि नगर आधारित होने लगी। मध्यकाल में उसकी दृष्टि धर्म आधारित थी, इस समय उसकी दृष्टि विज्ञान आधारित हो गई। उससे पहले आस्था आधारित थी, इस समय तर्क आधारित होने लगी। इस प्रकार संपूर्ण चेतना मनुष्य की बदलती हुई नजर आने लगी। इस समय बहुत सारी और चीजें आई जिसमें नगरीकरण, बौद्धिकता, महाआख्यानों के प्रति आस्था, राष्ट्रीयता, इस प्रकार बहुत सारी विशेषताओं को समग्र रूप से आधुनिकता कहा जाने लगा। ये आधुनिकता किस समय हिंदी साहित्य में आती है, इस पर भी विद्वान अलग अलग मत रखते हैं और डॉक्टर नगेंद्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि 1857 वह वर्ष है जिस वर्ष को हम आधुनिकता का विभाजन बिंदु स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि 1857 न केवल वो विभाजन बिंदु है बल्कि वो विभाजन कारक भी है, क्योंकि 1857 से पूर्व और बाद बहुत सारा परिवर्तन भारतीय समाज और राजनीति में देखने को मिलता है और 1857 उस विभाजन का एक कारण भी बनता है। इसलिए हम 1857 से ही आधुनिकता का प्रवेश निश्चित करते हैं। 1857 से नया भावबोध, नई आस्था, नया दर्शन, नई चेतना एक साहित्य और समाज में हमें देखने को मिलती है। इस समय गद्य की शुरुआत हिंदी साहित्य में होती है। हिंदी में पहला जो समाचार पत्र है जुगल किशोर के नेतृत्व में उदंत मार्तंड नाम से कलकत्ता से प्रकाशित होता है। इस प्रकार आधुनिकता का प्रारंभ होता है। आधुनिक साहित्य बहुत बड़ा है, इसलिए उसके कई उपविभाजन हम करते हैं और पहला उपविभाजन जो है वो हरिश्चंद्र भारतेंदु के नाम से है और जिसे पुनर्जागरण काल नाम से भी जाना जाता है और इसका समय हम निश्चित करते हैं 1857 से 1900 ईस्वी और इस काल को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है इसका नामकरण। इसका नामकरण राजा हरिश्चंद्र के नाम पर है। इस समय राजा शिव प्रसाद अंग्रेजों के हिमायती थे और वो उर्दू को तरजीह दे रहे थे। अंग्रेज विभाजन को नीतियों को पसंद किया करते थे। हिंदी और उर्दू के विवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दे दी। जनता और उस समय की मीडिया में इस बात को लेकर नाराजगी देखी गई। मीडिया और जनता ने उस समय अंग्रेजों की इस बात को न स्वीकारते हुए स्वयं ही अपने प्रिय कवि हरिश्चंद्र को उपाधि दी भारतेंदु, यानी भारत का चंद्रमा। वो सितारा है तो हरिश्चंद्र भारत का चंद्रमा है। इस प्रकार हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिली। ये जो समय है 1800 से लेकर के
1850 से लेकर के 1885 तक का जो भारतेंदु के नाम से भारतेंदु का जीवन काल है। और इस 35 वर्षों में भारतेंदु ने बहुत सारे नाटक निबंधों की रचना की है। उन्होंने नाटकों को लिखा भी है, उनका मंचन भी किया है, निर्देशन भी किया है और उन्होंने नाटकों को जनजीवन से जोड़ा है। उनका नाटकों और साहित्य के लेखन के साथ एक सेवा का भी बहुत बड़ा काम है, इसलिए इस काल का नाम उनके नामकरण पर है। इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है कृष्ण भक्ति का काव्य। अभी जो रीतिकाल अभी समाप्त हुआ है या उससे पहले भक्ति काल जो थोड़े समय पहले समाप्त हुआ है, उसकी प्रवृत्तियों का प्रभाव भारतेंदु काल पर चला आया है, जिसमें एक है कृष्ण भक्ति का काव्य। कृष्ण भक्ति जो रीतिकाल में राधा कृष्ण सुमिरन को बहानों है को लेकर के चली आ रही थी, अब भी अपने अंतिम अवशेष के साथ फिर वापस जीवंत होती हुई दिखाई पड़ती है और कृष्ण भक्ति के रूप में यहाँ एक बार पुनः जीवंत होती है। और भारतेंदु जी जो थे वो सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के थे और उन्होंने कृष्ण के भक्ति के बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी और उनके मंडल के कवियों ने भी कृष्ण के काव्य को उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा कि कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जगत नाही अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। इस प्रकार इनकी कविता में कृष्ण को देश की रक्षा के लिए, इनमें करुणा जगाने के लिए याद किया गया है। बहुत सारी मार्मिक अभिव्यक्तियाँ भी मिलती है कि मन दूसरो रंग रंगे गो नाही, अली शाम के रंग रंग्यो सो रंग्यो। इसी प्रकार दूसरी विशेषता है श्रृंगार का चित्रण। ये रीतिकाल से प्रभावित जो श्रृंगार है वो भी आधुनिक काल में चलता आया है। रीतिकाल की श्रृंगार की सरिता सूखने लगी थी, वो यहाँ भी यहाँ दिखती है, वो आधार यहाँ मिलता है। पगन में छाले पड़े, नाभिक गो नाले पड़े, तऊ लाल लाले पड़े, रावरे दरस को। ऐसे इस प्रकार की पंक्तियाँ इस काल में दिखाई दे जाती है। भारतेंदु जी, प्रेम घन, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि ने श्रृंगार की उत्कृष्ट रचनाएं की हैं। राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति का चित्रण। इस समय हमने बात की थी कि आधुनिक काल में जो है राष्ट्रीयता का काव्य लिखा गया। अभी राष्ट्रीयता का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ये कवि एक द्वंद्व में है। ये इस काल के कवि, इन कवियों ने राष्ट्रीयता का बीड़ा भी उठा रखा है और अंग्रेजों से सीधी टक्कर भी नहीं ले रहे, इसलिए अंग्रेजों का साथ साथ गुणगान भी दबे स्वर में कर रहे हैं। तो राजभक्ति भी साथ साथ दिखती है और राष्ट्रीयता का स्वर भी समानांतर रूप से दिखाई देता है। ऐसी दोनों बातें एक साथ दिखाई देती है। उदाहरण के लिए अंग्रेज राज सुख साज सबे अति भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति भारी। अंग्रेजों का राज तो ठीक है, पर विदेश धन चला जा रहा है, ठीक नहीं है। इसी प्रकार हमारी वीरता के प्रतीकों पर, दुर्दशा पर चिंतन करते हुए कहते हैं कि हाय पंचनद हा पानीपत, आजो खड़े तुम धरनी पर विराजत, हाय चित्तौड़ नीलज तुम भारी, अजो खड़ो भारत ही मंझारी। इस प्रकार की बात इन कवियों ने अपनी कविताओं में लिखी है। अगली विशेषता है सामाजिक चेतना। इस काल के कवियों ने समाज की चिंताएं, चेतनाएं
अपने कविताओं में व्यक्त की है। स्त्रियों की समस्याएं, विधवाओं की समस्याएं, बालकों की समस्याओं पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है। बाल बोधनी नाम की पत्रिका भी हरिश्चंद्र भारतेंदु ने निकाली है। इन कवियों ने जो है सामाजिक रूढ़ियों का भी विरोध अपनी कविताओं में किया है और उनकी कविताओं की पंक्तियां हैं कि कौन को करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। इस प्रकार इन्होंने ये भी लिखा है कि हमने बहुत फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। इस प्रकार समाज की चेतना इस कविता की एक विशेषता दिखाई देती। दार्शनिकता, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, वैष्णव भक्ति, इस प्रकार की भक्ति के जो दार्शनिक पक्ष है इस कविता में यहाँ पर चिंतन किया गया है। यहाँ पर उनके दार्शनिक पक्षों का चिंतन भी विषयांतरों का चिंतन मनन दिखाई देता है। हास्य व्यंग्य का गुट इस कविता में मिलता है। ये जहाँ गंभीर दर्शन की चिंतन भी इस कविता में हुआ है, वहाँ हल्का फुल्का व्यंग्य और हास्य इस कविता की एक अपनी पहचान है। व्यंग्योक्तियाँ, मुकरियाँ, तीखे व्यंग्य तो ऐसे यहाँ पर मिल जाते हैं। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करे मोहि करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। इसी प्रकार है कि चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिक्स लगाते, चूरन साब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। इस प्रकार हास्य व्यंग्य की उक्तियाँ इस कविता में बहुत अच्छे से मिल जाती है। समस्या पूर्ति इस काल की एक विशिष्ट हम कह सकते हैं कि शैली है। एक पंक्ति इस कविता में इस काल में दी जाती थी और उस पंक्ति पर पूरा पदबंध लिखा जाता था। बहुत सारे कविता लिखने वाले इस पर प्रयास किया करते थे और जो बहुत अच्छा पद बनता था उसकी प्रशंसा हुआ करती थी। इसको समस्या पूर्ति कहा जाता था। इस समस्या पूर्ति में जो है कि सूझबूझ, भाषाई शैली, उक्ति वैचित्र्य, आशु कवित्व का परिचय मिला करता था और 4 पदों में इनकी कम से कम 4 पंक्तियों में पदों में इसकी पूर्ति हो जाया करती थी। तो इस प्रकार की बातों को समस्या पूर्ति कहा जा सकता था। प्रकृति चित्रण, इस काल में प्रकृति चित्रण जो तीज त्योहार मेले उत्सव आया करते थे उसमें प्रकृति का जो चित्रण होता था वो बहुत ही कुशलता से यहाँ मिलता है और भारतेंदु जी के गंगा यमुना के चित्रण बहुत सुंदर है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर स्मित मन हो सुहाई। इस प्रकार का चित्रण बहुत अच्छा और उत्कृष्ट है। काव्य अनुवाद जो अंग्रेजी और बंगला के साहित्य उनका हिंदी में अनुवाद इसमें किया गया। संस्कृत के साहित्य का भी अनुवाद हिंदी में किया गया। मेघदूत, रघुवंश के अनुवाद इस समय उल्लेखनीय हैं। नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद किया गया। इस प्रकार बहुत सारे साहित्य का, संस्कृत साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया गया। इस साहित्य का जो शिल्प पक्ष है वो काव्य रूप प्राय मुक्तक है। भाषा इस समय खड़ी बोली नहीं हुई है, ब्रज भाषा में ही कविता लिखी जा रही है। अनेक अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से इस काव्य में मिलता है और कवित, सवैया, पद आदि छंदों का प्रयोग होता है। हरिश्चंद्र भारतेंदु इस काल के प्रमुख कवि है। उसके अलावा भारतेंदु मंडल के बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने काव्य लिखा है, जिनका काव्य इतना विशिष्ट नहीं है। इस काल में भारतेंदु ही प्रमुख रूप से छाए रहे हैं।
भारतेंदु के काव्यों में प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, उर्दू का स्यापा आदि इस प्रकार की उनकी रचनाएं हैं। इस प्रकार ये काव्य जो है वो भारतेंदु जी को ही समर्पित है और इसी कारण इस काव्य का नाम भारतेंदु जी के नाम पर भारतेंदु काल नाम से जाना जाता है। नमस्कार।